वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो के साथ यहाँ पर इसको प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ यानी केमिस्ट्री क्लास 9th की बुक का जो पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर है उसका जो दूसरा हाफ पार्ट है वो रह गया था, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को अगर हम शॉर्टली डिफाइन करें तो कह रहे हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं तो कुछ इंटरवल के बाद यानी एक सेम ग्रुप में तो तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यानी जनरल जो प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल और केमिकल वो सेम होती हैं, लेकिन कुछ इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती जाती हैं, यानी कुछ टाइम के बाद वही प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की रिपीट होती जाती हैं। तो ये जो रिपीटिंग पैटर्न है प्रॉपर्टीज़ का एक ख़ास इंटरवल के बाद कुछ ख़ास एलिमेंट्स को छोड़ के, इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। ये रिपीटिशन जो है प्रॉपर्टीज़ की ये डिफरेंट ग्रुप्स में और पीरियड्स में ये डिफरेंट होती हैं, यानी ग्रुप वाइज जब हम चलते हैं, पीरियड वाइज जब हम मूव करते हैं तो ये जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है ये चेंज होती जाती हैं। इस तरह से एलिमेंट जो है इनका हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर ये अरेंज हैं। अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से पैटर्न हम ये पढ़ेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है कुछ इंटरवल के बाद, इनको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज़। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, आप साथ साथ पीरियोडिक टेबल अपने पास रखें और उसमें देखें कि साइज़ जो है किसी एटम का वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता जाता है, क्योंकि डिफरेंट यानी एटम्स जो हैं वहाँ पर उसके साथ मिलते जाते हैं। अगर सेम एटम की बात करें तो उसके भी डिफरेंट साइजेज हैं, क्योंकि जब कम्बिनेशन में आते हैं कुछ डिफरेंट एटॉमिक वॉल्यूम में आते हैं तो उनके एटॉमिक साइजेस चेंज होते जाते हैं। इस तरह से एक एटॉमिक साइज़ जो है उसको हम एटॉमिक रेडियाई में यानी कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, इस टर्मिनोलॉजी की बेस पर हम इनको डिवाइड करते हैं। एटॉमिक रेडियस कहते हैं किसी दो एटम्स के दरमियान, यानी एक एटम है दूसरा एटम है, या किसी एक एटम का न्यूक्लियस और उसके जो बाहर वाला शेल है सबसे आउटर शेल, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। यहाँ पर मैं आपको अगर समझाऊं तो ये पॉइंट, ये सेंटर वाला पॉइंट, ये बिल्कुल इसका रेडियस है। यहाँ से लेकर बिल्कुल आउटर जो वैलेंस शेल है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जितने शेल्स ज़्यादा होते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इतना बढ़ता जाएगा, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर से इसको शो किया जाता है। अब अगर हम देखें कि एटॉमिक रेडियस पे क्या अफेक्ट होता है, ट्रेंड क्या है इसका, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज हम देखें तो एटॉमिक रेडियस पे क्या अफेक्ट पड़ता है, पीरियड वाइज हम देखें तो क्या अफेक्ट पड़ता है। ग्रुप में अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो यानी एलिमेंट्स में अगर पहले ग्रुप में देखें तो टॉप से बॉटम की तरफ जब हम जाते हैं ऊपर से नीचे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों होता है, लॉजिकल आप खुद सोचें। क्योंकि एक न्यू शेल इंक्रीज होता जाता है, ऐड होता जाता है टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में जाते हैं। ये न्यू शेल जब ऐड होता जाएगा तो शील्डिंग जो अफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से जो डिस्टेंस है सेंटर का और आउटर मोस्ट यानी जो शेल है इसका फ़र्क ज़्यादा होता जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली इसका यह मतलब है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ। अगर हम पीरियड में देखें तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। क्यों डिक्रीज़ होता जाता है? क्योंकि सेम शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वहाँ ऐड हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जब वहाँ ऐड हो रहे हैं तो उससे अट्रैक्टिव जो फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ये बात आपको समझ आ रही है? उसी शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ हो रही है। न्यूक्लियस का जो पुल है एक तरह से होल्ड जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन पे वो मजबूत हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, एक तरह से कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस पीरियड वाइज जब हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो वो डिक्रीज़ होता जाएगा। आई होप इन दोनों के आप कंसेप्ट पे जाएं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से टॉप टू बॉटम ग्रुप में ये इंक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि न्यू शेल ऐड हो रहे हैं, और लेफ़्ट टू राइट जो है ये क्योंकि ओवरऑल साइज़ की बात हो रही है तो ये लॉजिकल बनता है। उसके बाद है कोवेलेंट रेडियाई। सेम है कि द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल कंटेनिंग। अच्छा, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक सेम मॉलिक्यूल है, उनमें दो सिमिलर एटम है। एक सेम मॉलिक्यूल है, जैसे
कार्बन एटम है, मॉलिक्यूल है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उनके ये दो एटम हैं, इनके दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला है, एक के न्यूक्लियस के और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला, इसको कहते हैं, यानी हाफ हाफ ये बन रहा है, तो इसको कह रहे हैं कोवेलेंट रेडियाई। तो अब कोवेलेंट रेडियाई जो है यहाँ पर इसका बताया गया है कि हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो अगर हम देखें कि ये इसका क्या है कि यानी कैसे इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़, तो सेम इसका भी है कि अक्रॉस द, अगर हम बात करें अगर एटम जो हैं ये बन रहे हैं, वो हैं एक ऑक्सीजन है और दूसरा कोई और है, यानी ग्रुप के नीचे वाले दिए गए हैं, तो सेम इनमें टर्मिनोलॉजी होगी जैसे ऊपर का बताया गया, ट्रेंड सेम होगा कि ग्रुप में जब नीचे की तरफ हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, ये सारे इंक्रीज़ होंगे और पीरियड में वो डिक्रीज़ होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले तो देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं। द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी to remove the valence electron from the outermost shell of gaseous atom to form the positive ion is called ionization potential, ionization energy। किसी भी एटम को आयोनाइज करने की एनर्जी जो है, जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको आयोनाइज करने की, उसको उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने की एनर्जी, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक एटम है, उसको आप कैसे उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं, कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर होगी ये इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हम इसको शो करते हैं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को किलो जॉल पर मोल में शो करते हैं, ये जॉल में शो करते हैं। अ, उसके बाद है, अच्छा पहला जो एटम है, सबसे पहला पहला एटम के शेल का, सॉरी इलेक्ट्रॉन, उसको जब रिमूव करेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अगर हम सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड शेल से हटा रहे हैं तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी है। अब ट्रेंड देखते हैं कि किस चीज़ पे, पहले तो ये डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है एटॉमिक रेडियस पे भी डिपेंड करती है। एटॉमिक रेडियस चेंज होता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी एटम्स की चेंज होगी। न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा या कम होगा किसी एटम का, इस पे भी डिपेंड करती हैं। शील्डिंग इफेक्ट भी, शील्डिंग इफेक्ट किसी एटम का, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा हो रहा है या कम, इस पे भी ये डिपेंड करती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी। अब इन टर्मिनोलॉजीज़ की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आगे जाकर हम इनको पढ़ेंगे कि मतलब क्या है और कैसे इन पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले ट्रेंड अगर हम देखें आयनाइजेशन पोटेंशियल का अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, तो फिर ग्रुप में अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, हम अगर डाउन द ग्रुप मूव करें, ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ आएँ, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। अब कंसेप्टली देखें तो क्योंकि न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं, एटम का साइज बढ़ रहा है, तो उनके बाहर के इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है सेंटर वाले न्यूक्लियस के साथ, वो वीक है। न्यूक्लियस से वो दूर होते जा रहे हैं न्यू शेल की वजह से, तो वो उनको इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी, कम एनर्जी रिक्वायर होगी उनको तोड़ने में। तो ये मैंने आसान लफ्ज़ों में बता दिया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ बताया भी गया है कि टॉप टू बॉटम क्योंकि एटम बढ़ता जा रहा है उसका साइज़, तो उनको तोड़ना आसान होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। उसके बाद है आयनाइजेशन। अगर हम अक्रॉस द पीरियड इसको देखें कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है या डिक्रीज, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो इंक्रीज होती है। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इनका जो पुल है वो इंक्रीज होता जाता है, और पीरियड में जितना हम आगे जाते जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं और इनकी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होती जाती है, तो इनको तोड़ना या वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है इनको हटाना जो है उसके लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी, मुश्किल होगा। तो इसलिए ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रिक्वायर होगी, तो अक्रॉस द पीरियड जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम डिफ़ाइन करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए अफेक्शन शो करना, यानी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उनकी डिफरेंट टेंडेंसी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, यानी कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को, स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, कुछ वीकली करते हैं। तो जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, कोई एटम उसको जब एब्जॉर्ब करता है तो न्यूक्लियस के साथ कह रही हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बाउंड होता है। तो इन इस फोर्स की वजह से वहाँ पर एनर्जी राइज होती है। तो अगर हम डिफाइन करें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टू फॉर्म एन N9 इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कह रही है वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी या वो एनर्जी जो रिलीज होती हो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में, उसके आउटर मोस्ट शेल में जब वो ऐड होता है और उस एटम के ऊपर N9 चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, तो वो जो थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नेगेटिव यहाँ पर वैल्यू जो है इसकी। अच्छा, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एडिशन से, अगर वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसकी इस एनर्जी को क्या कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर ये एनर्जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन यानी पहले से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसमें, तो उसको कहते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। शॉर्टली अगर हम इसको डिफाइन करें, समराइज करें, तो किसी भी एटम की कोई भी बाहर से इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी लव फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। तो ये एनर्जी जो है कह रही हैं किस चीज़ के लिए रिक्वायर होगी, ये जिस जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो रिपल्सिव फोर्स है, पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, एक न्यू इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर बताया है कि ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर N9 चार्ज आता है और किस तरह से जो एनर्जी है वो यहाँ पर यानी रिलीज होती है। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी उससे डिस्टर्ब हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको आप खुद ऐसे लिंक करें कि किसी भी एटम पे न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जितना ज़्यादा होता जाएगा यानी उसका होल्ड जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी इतनी ज़्यादा होती जाएगी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो गई है। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस जितना ज़्यादा होता जाएगा एक एटम का तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो ज़्यादा यानी डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक रेडियस के बढ़ने के साथ कम होती जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट का भी सेम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी आगे हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आता जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो एटम जिनका एटॉमिक रेडियस कम हो, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो और शील्डिंग इफेक्ट कम हो तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ आप इस लाइन को आप नोट डाउन करें, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और किसके साथ इन्वर्सली। एटम जो है उसका यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एटॉमिक रेडियाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज जो है इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्योंकि ज़्यादा हो गई है। और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी ज़्यादा होगी क्योंकि डिस्टर्बेंस फिर ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पूरे को सम अप करने के बाद इसके MCQs आ सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू का बता रहे हैं। अगर हम ग्रुप में चेक करें तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाती है। सबका ताल्लुक सेम पहले वाले पॉइंट के साथ है कि जितना साइज बढ़ता जाएगा, एक न्यू शेल ऐड होता जा रहा है तो उसकी वजह से होल्ड कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाएगी। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़े तो आगे ये सारे पॉइंट बताए गए हैं ऑलरेडी कि एडिशन ऑफ न्यू शेल जो है वो कम कर देती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। उसके बाद है पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट करें, अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है? तो शील्डिंग इफेक्ट को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर क्लियर डिफाइन किया गया है कि द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज एंड रिड्यूस द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, जो
इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वो जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस के जो अट्रैक्टिव यानी चार्ज का जो अफेक्ट है उससे बचाते हैं। आप इमेजिन करें कि न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इन दोनों के दरमियान एक शील्ड का काम करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो कम हो जाता है। समझ आ गई है इस बात की? तो इस फिनोमिना को कहते हैं शील्डिंग अफेक्ट या स्क्रीनिंग अफेक्ट। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है जब हम ग्रुप में चेक करते हैं एंड देन पीरियड में। तो जैसे ही ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा यानी अफेक्टिव हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज से। तो इसका क्या है कि इस वजह से क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेल्स वहाँ ऐड हो रहे हैं तो वो और ज़्यादा शील्ड का काम कर रहे हैं। आप इस पॉइंट को गेट कर रहे हैं ना कि जितने ज़्यादा शेल वहाँ पर ऐड होते जाएंगे तो वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर चार्ज के दरमियान और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। उसके बाद पीरियड में अगर हम चेक करें तो लेफ़्ट से राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्योंकि इंक्रीज़ होता जाता है तो शील्डिंग अफेक्ट का जो अफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से इनर जो इलेक्ट्रॉन है यानी कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो विन हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट से, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज उन सबको इक्वली होल्ड कर सकता है। तो ये था इसका फिनोमेना। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसी भी एटम की एबिलिटी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हैं वो यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये इस ग्रुप के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। उनका ये फिनोमिना कि वो किसी भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ों की वजह से इन पर होता है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो लाइक वाइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होती है। एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस जो है जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ज़ाहिर सी बात है उसमें दूसरों के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी क्योंकि उसका अपना एटॉमिक रेडियस यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा। तो जैसे ही हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। शील्डिंग इफेक्ट की बात अगर करें, जिस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते जाएंगे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है आउटर मोस्ट शेल से वो ईजी होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। यानी शील्डिंग इफेक्ट की ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जितना ऑर्बिटल फील्ड होगा यानी कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड जो है वो स्टेबल होंगे। जितने ये स्टेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है इन ऑर्बिटल में वो डिफ़िकल्ट होती जाएगी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसके अलावा जो है ये सारे टर्मिना जो बताए गए हैं फैक्टर्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि जो एटम कंबाइन हो रहे हैं उनकी नेचर क्या है यानी किस तरह के एटम है, उनका एटॉमिक वॉल्यूम क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। अब वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़, ये जो मैंने ऊपर कंसेप्ट बताया उसकी बेस पर आप खुद समझ लें, ये आप लोगों का टास्क है। उसके बाद अगर हम पीरियोडिक टेबल में इसको चेक करें तो नेगेटिविटी जो है बहुत सिंपल सा है, टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी। इस तरह से पीरियड में अगर देखें तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि सेम जो ऑर्बिटल है उसमें सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ है। इस तरह से ये सारा कंप्लीट होता जाएगा। ये एक परफेक्ट डायग्राम है इस पूरे कंसेप्ट के साथ जो मैंने आपको बताया, तो इसको आप नोट डाउन करें, इसको समझें बार बार और सेम कंसेप्ट को सब पे अप्लाई करें। तो ये था यहाँ तक इसका कंप्लीट कंसेप्ट। उसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम इसी चैप्टर से लिए गए हैं तो नो नीड टू डिस्कस देम। अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द सेम फैमिली एज फ्लोरीन। फ्लोरीन की फैमिली का सेम एलिमेंट कौन सा है? बहुत इजी है, सी करेक्ट ऑप्शन है आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे सेम यानी फैमिली के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट है
के, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, साइज इसका सबसे कम है, तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर होगी। थर्ड एमसीक्यूज है, एन एलिमेंट हैज़ कॉन्फ़िगरेशन 281, इट बिलोंग टू, किसी एलिमेंट की 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्रुप 1 एंड 3 पीरियड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी मोस्ट सिमिलर टू कार्बन, कार्बन से करेक्टरिस्टिक्स वाइज कौन सा सेम होगा जो इसी के ग्रुप या जो है पीरियड का होगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सिलिकॉन। नेक्स्ट है 5 एमसीक्यूज, एस ब्लॉक एलिमेंट आर डैश। एस ब्लॉक एलिमेंट हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सारे मेटल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, हीलियम की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7, एलिमेंट इन अ डैश हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो सेम पीरियड सेम ग्रुप के हों तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी। उसके बाद है, एन एलिमेंट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इट इज़ अ मेंबर ऑफ। अच्छा, जो 7 वाला है इसका मुझे ग्रुप जो ऑप्शन है वो करेक्ट लग रहा है, फिर भी आप इसको देख लें, मुझे ये कंफर्म नहीं है। आई थिंक जो सेम ग्रुप के होंगे उनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होंगी, बट मे बी इट कुड बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एन एलिमेंट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट इज़ अ मेंबर ऑफ। जिस एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में वो कौन से ग्रुप का मेंबर है? तो हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो तो वो उसकी फैमिली को डिफाइन करते हैं, तो नोबल फैमिली का ये मेंबर है जो सबसे लास्ट में आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके। नेक्स्ट है, द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल इज बेस्ड ऑन वेरी सिंपल एमसीक्यूज। हम पढ़ चुके हैं मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो है एटॉमिक नंबर की बेस पे है, ए ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यूज है, शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू, शील्डिंग इफेक्ट किस वजह से होता है? डी ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सारा खेल ही इलेक्ट्रॉन का है। तो ये यहाँ तक इस ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 कल हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।